Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betia. Welcome to e-learning classes. बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्षितिज पाठ की पुस्तक से पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पाठ के जो लेखक हैं राहुल साकृत्यान, उनकी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। राहुल साकृत्यान का जन्म 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल साकृत्यान हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं के वो जानकार थे। राहुल जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, उनकी प्राथमिक जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में उनकी साहित्य सृजन किया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनके मेरी जीवन यात्रा के उनके 6 भाग हैं। 6 भाग में कौन कौन से हैं? दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोला से गंगा, भागो, नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 के आसपास मानी जाती है। यात्रा वृत्तांत में राहुल जी का स्थान अत्यंत अन्यतम है, बहुत अन्यतम और लोगों से अलग। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं वो घुमक्कड़ी अंदाज में है। उनका शास्त्र रचना और उससे होने वाले लाभों का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ में उनकी जो कृतियां हैं या जो लेख है वो तिब्बत यात्रा से लिया हुआ है, जो उन्होंने सन 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। नेपाल तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के छद्म वेश में किया था। इसमें तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने के लिए दुर्गम रास्तों को अपनाना पड़ता था। उसी दुर्गम रास्तों का उन्होंने वर्णन बहुत ही। चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। लहसा की ओर। लहसा जो तिब्बत की राजधानी है, वहाँ का जो जनजीवन है उसके विषय में लेखक ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, अर्थात तिब्बत में जाने के लिए कोई भी आसान रास्ता नहीं था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। सिर्फ व्यापार के लिए ही वो रास्ता खुला हुआ नहीं था, बल्कि वो सैनिकों के आने जाने का भी एक मात्र साधन था जो तिब्बत से जाया जाता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। जैसा कि पहले बहुत ही निर्जन जगह हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ लोगों ने कुछ अपने घर बसा लिए, कुछ ने दुर्ग बना लिया, किसी ने जहाँ किसानों ने अपना कुछ बसेरा बना लिया, वहाँ पर घर कुछ आबाद हो गए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त के एक चीनी किला
था। एक बहुत ही पल तक के छूटा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि तिब्बत में जनजीवन में लोगों को वहाँ तकलीफ़ें नहीं हुआ करती थी, बहुत ही कष्टकारी जीवन भी वहाँ लोग जीते हैं। कुछ आराम की बातें भी हैं। आराम की बात क्या है कि वहाँ पर जाति पात, छुआछूत या स्त्रियों से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता था। सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत ही निम्न श्रेणी के जो भिखमंगों को वहाँ लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने दिया करते थे। अन्यथा वहाँ पर ऐसा रिवाज था कि आप स्त्रियों को अपने चाय बनाने का सामान भी दे सकते हैं, और स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है। सासू को अपनी झोलू में चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन सोडा आप दे दीजिए, कोई भी चीज़ आप दे दीजिए, आप सीधे घर के अंदर चले जाइए, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं थी। बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि आपका मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी, तो आप स्वयं जाकर के घर के अंदर अपने चाय को आप खुद से बना सकते हैं। तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत नहीं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, अब मैं और मेरा साथी सुमति जो थे, हम लोग वहाँ से जो उस किले से छोड़े हुए किले से जब निकलना हम लोग प्रारंभ करते हैं, चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी अर्थात राह में चलने का जो टैक्स होता है उसे मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, वहाँ जहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। पहले जब वो भिखमंगे के रूप में आए थे तब लोगों ने उन्हें रहने के लिए जगह दे दी थी, लेकिन जब वो भद्र रूप में आए और सभ्य बन करके आते हैं तो उन्हें रहने की कोई भी जगह नहीं मिलती है। भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उसको वक्त रहने के लिए जगह नहीं दी गई और गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ों में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर। उस समय क्या था, लोगों के जो विचार थे, मनोवृत्तियाँ थीं, और उसको ही देख करके पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त करते थे। ज़्यादातर क्या होता है बच्चों कि वहाँ के लोग जो थे शाम को छंग पीकर या नशीले पदार्थों का सेवन करके अपने होश हवास को बहुत कम ही वो दुरुस्त रख पाते थे। अब हम सबसे विकट टांडा टोडला पार करना था। टांडे तिब्बत में सबसे पहले खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता था, अर्थात बिल्कुल निर्जन जगह हुआ करती थी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमियों को नहीं देखा जा सकता था। किसी भी प्रकार की कोई भी बस्ती वहाँ नहीं हुआ करती थी और वहाँ डाकुओं का बहुत अधिक डर हुआ करता था। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह डाकुओं के छिपने का वो निर्जन जगह बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ अच्छी इसलिए मानी जाती थी क्योंकि वहाँ डाकुओं को कोई भी देख नहीं सकता था। तिब्बत में गाँव में आकर अगर किसी का खून भी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता था और खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती थी। क्यों नहीं मिल सकती थी? क्योंकि वो डाकू तो निर्जन जगह पे छिप करके कब किसका खून कर देते थे तो पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता था। तो इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह भी नहीं करता था, अर्थात डाकू यदि खून भी करके चले जाते थे तो उनको देखने वाला या उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, अर्थात मारने के बाद वो चेक करते हैं, देखते हैं कि पहले तो वो मारते हैं, ऐसा नहीं कि पहले उनको वो लूटते हैं, नहीं, उनका
एक ही मोटो हुआ करता था कि पहले व्यक्ति को मार दो, जिंदा मारने के बाद उनकी चेकिंग करते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं, हथियार का कानून। अब देखिए बच्चों, तिब्बत में जो था हथियार का कानून ना होने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल यूज़ किया करते थे। जिस प्रकार से गांव वगैरह में लाठियाँ लोग रखते हैं, उसी प्रकार से वहाँ चूंकि लाइसेंस का कहीं कुछ नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई भी अपना हथियार रख सकता था, तो वहाँ पिस्तौल या बंदूक को वो कैसे रखते थे? डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा। अब क्या है कि डाकू यदि अपने आप को खुद जान से ना मारे तो उसको भी अपने जान का खतरा होता था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ना के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची, कुची कुची का तात्पर्य क्या हुआ? दया, दया या एक पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। अर्थात वो क्या करने लगते थे कि लोगों को जैसे ही देखते थे तो अपने आप को भीख मंगे का वो वेश धारण कर लेते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई की पीठ पर सामान डालकर जैसे चलते हैं, काम नहीं था। स्मृति से कहा कि यहाँ लंग को की तरफ घोड़े को इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार से तिब्बत का जो की सभ्यता थी वो बहुत ही सामाजिक थी। बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पाठ देखेंगे।